नमस्कार। संसद टीवी पर आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं हर्ष रंजन लेकर प्रोग्राम अर्थनीति। अर्थनीति बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़ा वो कार्यक्रम है जिसमें हम आम जनता की भाषा में समझने समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया और भारत के आर्थिक मंच पर क्या कुछ चल रहा है। और फाइनेंस तो हमारे रोज के जीवन से जुड़ा है। घर से बाहर निकले नहीं कि पैसों की जरूरत आ पड़ती है। यहाँ तक कि घर के अंदर रहने पर भी बिजली, फ्रिज, एसी का इस्तेमाल हमारे पैसों का मीटर हर वक्त डाउन रखता है। इन्हीं पैसों के लिए हम कोई ना कोई काम करते हैं, कोई नौकरी तो कोई कारोबार जिसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। फिर हम उन पैसों को खर्च करके अपने उपयोग की वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे बाजार में उन वस्तुओं की मांग बढ़ती है। फिर उनका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, जिससे रोजगार बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। मांग बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं, जो इन्फ्लेशन बढ़ाती हैं। फिर वही सामान खरीदने के लिए हमें अधिक पैसे चुकाने पड़ते हैं, यानी और ज्यादा पैसों की जरूरत। तो क्या सिर्फ हमारे काम करने से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी? शायद नहीं। इसके लिए हमारे साथ साथ हमारे पैसों को भी काम करना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आप और हम अपने पैसों को काम पर कैसे लगाएं। अपने पैसों को काम पर लगाने के लिए ज़रूरी है कि उनका समझदारी से निवेश हो, ताकि वो ब्याज से या कारोबार के विस्तार से कम इन्फ्लेशन को तो बीट करते ही रहें। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक तरीका है इक्विटी मार्केट में निवेश का, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो, सेकेंडरी मार्केट में हो या सीधा निवेश आईपीओ के जरिए हो। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आईपीओ के बारे में। हाल के वर्षों में घरेलू निवेशकों की दिलचस्पी इक्विटी मार्केट्स में बढ़ी है। लाखों नए डीमैट अकाउंट्स खोले गए हैं। आप देखते होंगे कि अब विदेशी संस्थापक निवेशकों के भारतीय बाजारों से पैसा निकालने के बावजूद हमारा सेंसेक्स और निफ्टी बहुत बड़ा झटका नहीं खाते हैं। और वजह है घरेलू निवेशकों की बाजार में जबरदस्त भागीदारी। इक्विटी बाजार और आईपीओ के इसी गणित पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। स्वागत करता हूं आपका विजय भूषण। आप एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं पुनीत जैन। पुनीत पार्टनर हैं वैल्यू फॉर एवर में। भारत सहित यूरोपीय, अमेरिकी और दूसरे एशियाई बाजारों पर गहरी पकड़ रखते हैं। पुनीत, स्वागत आपका। धन्यवाद। और चर्चा शुरू करें इससे पहले हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि हम कहीं से भी आपको किसी खास इक्विटी, किसी खास आईपीओ या कहीं और निवेश करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हमारा मकसद इकोनॉमी के उन टूल्स पर चर्चा करना है जो अर्थव्यवस्था में बड़ी भागीदारी निभाते हैं, ताकि आप एक जागरूक हों, इन्फॉर्म्ड हों, क्योंकि एक जागरूक, अलर्ट, इन्फॉर्म्ड व्यक्ति ही निवेश के जोखिमों को भी अवसर में तब्दील कर सकता है। तो पहला सवाल आपसे पुनीत हम करना चाहेंगे। शेयर बाजार में घरेलू रिटेल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है। आप क्या बेहतर मानेंगे, सेकेंडरी मार्केट में निवेश या आईपीओ में निवेश? क्योंकि अब लगातार आईपीओज आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हर्षद। तो ये बात सही है कि जो घरेलू डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और वो कई प्रकार से बढ़ा है। जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आपने बताया कि डीमैट अकाउंट्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पिछले करीब 3-4 वर्षों में जो डीमैट अकाउंट्स थे वो डबल हो गए हैं, करीब 6 से 7 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स में भी कर रहे हैं, और आईपीओ में जो नई कंपनीज अपना ऑफर लाती हैं शेयर्स का, उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी चारों प्रकार से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इवन जो प्रोविडेंट फंड हम बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड के ज़रिए भी अब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इस प्रकार से काफ़ी पार्टिसिपेशन है और बहुत अच्छा है ये। क्योंकि पहले हमारा बाज़ार काफ़ी बड़े पैमाने पर फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर निर्भर करता था। फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो रुख होता था बाज़ार पर, और कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं वही उनकी बीन पर ये बाज़ार नाचता था। पर अब वो काफ़ी बदल गया है और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पैसा है वो काफ़ी बढ़ा है, और मुझे लगता है ये हमारी आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम है। विजय भूषण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये कंपनियां जो हैं ये आईपीओज क्यों लाती हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं?
देखिए, कंपनी इसलिए आईपीओ लाती है क्योंकि वो जो उसके कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको एक ये साधन मिल जाए कि उनके पास और पैसा आए। उसके साथ साथ ये भी है कि आजकल जो हमने आईपीओज़ में देखा है कि जो ये मतलब ये नई कंपनीज नहीं होती, लेकिन पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में लिस्ट कराने के लिए आती हैं, तो उनको उसमें ये जो आजकल जो जिसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं और प्राइवेट इक्विटी वाले बोलते हैं, शुरू में उनका सहारा होता है, उनका निवेश होता है और ये एक तरह का एग्जिट रूट है। उनको वो अपना पैसा निकाल सकते हैं और दूसरी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। तो उसके लिए भी है एक वैल्यूएशन का, जो प्रमोटर है उसकी शेयर्स या उसकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है और इसके पहले जो वैल्यूएशन थी वो बुक वैल्यू, मतलब कैपिटल, जो बुक वैल्यू पे होती थी, कैपिटल और रिजर्व्स। इस बारी जो होता है कि कंपनी अगर अच्छा कर रही है और मतलब उसकी ग्रोथ, मतलब कंपनी की ग्रोथ और अर्निंग कैपेसिटी, वो भी एक मापदंड हो जाते हैं कंपनी के लिए। सो वैल्यूएशन में ज़्यादातर एक फ़ायदा होता है ये हमारे जो भी प्रमोटर्स हैं, तो इसलिए वो निवेश करते हैं। बिल्कुल, आपने जो बताया हम इसे ग्राफिक के माध्यम से देखना चाहेंगे कि आखिर ये जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, ये आईपीओ क्यों निकालती हैं। हम एक ग्राफिक्स के ज़रिए देखना चाहेंगे जो विजय भूषण जी ने भी बताया। सबसे पहले तो कंपनियां इसलिए आईपीओ निकालती हैं कि उन्हें बिना कहीं से लोन लिए, बिना कोई कर्ज लिए कारोबार बढ़ाने के लिए धन की प्राप्ति हो जाए। दूसरा, अगर पहले से ही कंपनियों पर कोई लोन चल रहा है तो वो उतार सकती हैं। तीसरा, जब शुरुआती निवेशक अपने फायदे के लिए उस कंपनी से बाहर निकलना चाहते हैं और आईपीओ आता है तो वो काफ़ी धन कमाकर बाहर निकल सकते हैं। और जब आईपीओ आता है तो आप अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देखते होंगे। इससे कंपनियों का प्रचार होता है, उनके प्रोडक्ट का प्रचार होता है, एक ब्रांडिंग होती है। तो कुल मिलाकर ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंपनियां आईपीओ निकालती हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा देश की जीडीपी पर पड़ता है। इसी से जुड़ा अगला सवाल है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ निकालती है तो आम जो घरेलू निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके बीच एक बड़ा खुशी का माहौल होता है कि फलाने कंपनी का आईपीओ आ रहा है। हम अपने इस प्रोग्राम में किसी खास स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात करने से बचेंगे, लेकिन उनमें काफ़ी खुशी होती है कि आईपीओ में लगाना है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि कई बार ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता है। तो लेकिन इसका गणित क्या है? क्या जितना प्रतिशत कंपनी आईपीओ लाती है, अपना सेल करती है, वो सब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जाता है या कुछ उसके जो संस्थापक निवेशक हैं वहाँ आता है, कुछ एचएनआईज के पास जाता है? क्या है इसका बंटवारा, कैसे है? इसका बंटवारा ऐसे है कि 50% जो आईपीओ है वो जो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो, और उनके लिए रिजर्व होता है, उसका वो उन्होंने निकाला क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है, जिसमें ज़्यादातर जिसको हम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या जो और कंपनीज हैं, और 35% रिटेल के लिए होता है। तो ये 35% में जैसा आपने कहा, कई बारी जो कंपनियां आती हैं उनका वैसे ही नाम होता है, मतलब उनको रिटेल इन्वेस्टर उनके प्रोडक्ट्स को जानता है, वो उनको देखता है, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा इसमें निवेश करते हैं। और जब इसमें निवेश करते हैं तो हम सेबी ने एक बहुत अच्छा इसमें एक चीज़ बनाई है सारे निवेशकों के लिए कि वो जो निवेश करते हैं वो पैसा उनके अकाउंट में ही रहता है। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो ब्याज उसमें आता रहेगा जी, आता रहेगा। लेकिन वो ब्लॉक रहता है, वो पैसा ब्लॉक्ड रहता है, लेकिन आपको ब्याज मिलता रहेगा। और जितनी आपको अलॉटमेंट हुई, जैसे आपने बताया कि कोई पॉपुलर कंपनी होती है या कोई जो इशू में ज़्यादा ध्यान होता है निवेशकों का, तो वो ओवर सब्सक्राइब होती है, तो आपको पूरे अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, आपको शायद हाफ या 1/3 या 1/4 मिलेगी। जी। तो उतना ही पैसा वहाँ से जाता है। और दूसरी एक चीज़ और जो बहुत अच्छी हुई है
कि अब जो समय है, समय की जो सीमा है वो बहुत कम कर दी है। जैसे ही इशू बंद होता है उसके 5 दिन में उसकी अलॉटमेंट आ जाती है और 10 दिन के अंदर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। तो आपको ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, ये सेबी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि कम से कम 5 से 10 दिन के भीतर आपको कितना मिला, आपके अकाउंट में वो पैसे रहेंगे, उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा, बहुत दिन तक उसका इंतज़ार नहीं करना होगा। लॉट की बात कर रहे थे पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि जब भी कोई कंपनी निकालती है, अब तो हम ये समझ गए कि उसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स को, हम जैसे इन्वेस्टर को सिर्फ 35%, अगर किसी कंपनी ने 100 रुपये का निकाला तो 35 रुपये में ही आम निवेशक इन्वेस्ट कर सकता है। बाकी क्वालिफाइड और HNIs जो नॉन इंस्टीट्यूशनल NIIs कहते हैं उनको, उनके लिए होता है। लेकिन ये एक शेयर हम खरीदना चाहें तो क्यों नहीं खरीद सकते? लॉट क्यों बनाते हैं? नहीं देखिए, जब इनिशियल अलॉटमेंट होती है उस वक़्त एक मिनिमम अलॉटमेंट आपको कंपनी की तरफ से होना चाहिए। उसका कारण ये है कि एक तो अगर आप उसको एक-एक शेयर का सब्सक्रिप्शन करेंगे तो कॉस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा होगी। जी, जी। मान लीजिए बहुत ज़्यादा निवेशक हो गए, 1 लाख 10 लाख निवेशक हो गए तो कंपनी के लिए वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी और उस एक शेयर का निवेशक को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि एक प्रूडेंट बात है ये कि आपने मिनिमम एक लॉट साइज़ रखा है कि आप 1 लाख रुपए तक का निवेश जो है वो मिनिमम एक इन्वेस्टर से आप लेंगे, वरना आप 1 लॉट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ना कंपनी को होगा और ना निवेशक को होगा। दूसरा, मुझे लेकिन ये जब वो कंपनी लिस्ट हो जाती है, जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, तब निवेशक चाहे तो एक शेयर ले सकता है। उसमें कोई लॉट का उस रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो लिस्टिंग के बाद अगर आप चाहें, तो अगर आपको पसंद है वो कंपनी और आप एक ही शेयर लेना चाहते हैं, आप शौक से ले सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ IPO एप्लीकेशन तक ही है। जी, जी। अब हम ज़रा-सा एक ग्राफ़िक्स के माध्यम से फिर ये देखना चाहेंगे, हमने IPO पे बड़ी-बड़ी बातें की कि आखिर इस साल IPO कैसा रहा है, पिछले साल कैसा रहा है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे एक ग्राफ़िक्स के माध्यम से। अगर देखें 2022-23 जो कि चालू वित्त वर्ष हम कह सकते हैं, अप्रैल से सितंबर तक की छमाही ख़त्म हुई है और इस दौरान IPO से कंपनियों को जो कुल राशि प्राप्त हुई है, वो 35,456 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। 30 सितंबर तक 14 कंपनियों ने इस साल अपने IPOs निकाले हैं। लेकिन अगर पिछले साल की इसी पीरियड के दौरान से हम तुलना करें, यानी 2021-22 अप्रैल से सितंबर, तो ये कम है, क्योंकि पिछले वर्ष 51,979 करोड़ 979 करोड़ रुपए IPO के माध्यम से निकाले गए थे, 25 कंपनियां आई थी। हालांकि उसके पीछे वर्ष कोविड का दौर था, वो थोड़ा सा कम था। लेकिन 2021-22 पूरा वित्त वर्ष हम देख सकते हैं ग्राफिक्स पे, तो 1,11,000 करोड़ 52 कंपनियों ने अपने IPOs निकाले थे और 20-21 का अगर पूरा वित्त वर्ष देखें उसके पहले का, तो काफ़ी कम था, 31,268 करोड़ था और 30 कंपनियों ने निकाले हैं। तो पुनीत, हम ये जानना आपसे अब ये चाह रहे हैं कि IPOs इतने आ रहे हैं और ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां भी आ सकती हैं उसमें, वो कैसे आएंगी और उनका क्या हिसाब किताब होता है? SME की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल एंड मीडियम। जी हर्ष, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, मुझे लगता है, एक सेगमेंट है स्टॉक मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, जो पिछले 7-8 वर्षों में ही जो उभर कर आया है। 2012 में सरकार ने इसका परमिशन दिया था, अगस्त 2012 में स्टॉक की छोटी और मझोली कंपनी, जैसे विजय जी ने कहा कि कंपनीज को ग्रो करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है और वो सारा कैपिटल हर समय प्रमोटर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, इतनी पूंजी नहीं होती। तो ये एक माध्यम है स्टॉक मार्केट, जहाँ पर आप जो अच्छे प्रमोटर्स हैं वो पब्लिक से भी भागीदारी कर सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं और वो उसको अपनी कंपनियों के ग्रोथ के लिए लगा सकते हैं। अब सवाल ये था कि जो छोटी और जो SMEs हैं, छोटी और मझोली कंपनीज हैं भारत में, जिसकी तो बहुत बड़ी संख्या है, 70% से ज़्यादा इकोनॉमी जो है हमारी SMEs के ऊपर निर्भर है, वो उनके जो प्रमोटर्स थे, उन कंपनियों को ये सुविधा बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जो जनरल स्टॉक मार्केट है वहाँ पर बड़ी कंपनियाँ ही निवेश IPOs ला सकती थी। 400-500 करोड़ से कम का जो IPO है वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है आज की तारीख में, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी कंपनीज के लिए। तो पूरा जो SME सेक्टर था वो कट ऑफ था इस पूरे एक बहुत बड़ी सुविधा से। 2013-14 के बाद ये एक बड़ा बदलाव आया और जो छोटी कंपनीज हैं, SMEs हैं, वो भी अब स्टॉक मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं। उनके लिए एक स्पेशल एक्सचेंज बनाई गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने BSE SME जिसे कहते हैं और NSE पर NSE एमर्ज,
ये दो, और इसमें जो कंपनी है वो 1 करोड़ से लेकर 20-25 करोड़ तक के कैपिटल की कंपनी जो है वो मतलब अब पैसा कोई रेज करती हैं। 1-2 करोड़ की कंपनी हाँ, भी लाना चाहे तो वो ला एक सकती है। छोटा व्यापारी भी एक अच्छा जो आप देखेंगे कि बहुत स्टार्टअप्स जो हैं वो अब काफ़ी एसएमईज पर लिस्ट कर रहे हैं। तो जो एक छोटा व्यापारी है उसके पास बहुत सुविधाएं नहीं है, उसने खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, जो मान लीजिए वो भी 2-3-4 करोड़ रुपया रेज कर सकता है और अपने व्यापार को गति दे सकता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी एक कॉन्सेप्ट है जो पिछले 5-6 सालों में पिकअप कर रहा है, और मुझे लगता है आने वाले वर्ष में आप देखेंगे कि बहुत सक्सेसफुल होगा। विजय जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ पुनीत ने अभी बताया। आप एक्सचेंजेस से जुड़े रहे हैं, बीएसई एनएसई आप जुड़े रहे हैं। बड़ी कंपनियां तो बड़े आराम से अपनी आईपीओ लाती हैं और हम सुनते हैं कि जी 20,000 करोड़ के आईपीओ आ गए, 10,000 करोड़ के आ गए, 5,000 करोड़ के आ गए आईपीओ। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं वो भी कई बार दिलचस्पी दिखाती हैं। उनकी जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो सेबी ने कैसे बनाए हैं? क्या फ्रेंडली हैं उनके लिए? हाँ, जो सेबी ने गाइडलाइंस बनाए हैं, जो जिसको हम कंप्लायंस बोलते हैं, जो बड़ी ये जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं उनकी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पे बहुत ज़ोर होता है। लेकिन क्योंकि ये छोटी कंपनीज हैं तो इनके लिए जो जितने भी सेबी ने जो भी निर्धारित किया है, जो कानून निर्धारित किए हैं, वो उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे कि वो कंपनी उनको पूरा कर सके। तो छोटी कंपनीज को एक ये फ़ायदा, और जैसे पुनीत जी कह रहे थे कि 70% हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सारे हमारी अर्थव्यवस्था में 70% उनका है, तो वो उनको एक मौका मिले जिस 1 से 25 करोड़ तक का ये इसके अंदर पैसा पब्लिक से लेने का, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। और इसमें अब और मतलब इसमें तेज़ी पकड़ रहा है और ज़्यादा कंपनीज आ रही है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा इसमें कि जब ये जो कंपनी है इसको जब वो यहाँ से बढ़ जाती हैं तो उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो मेन बोर्ड जिसको बोलते हैं, जी जी, वो वहाँ पे भी जा शिफ्ट कर सकती शिफ्ट कर सकती है। हाँ, क्योंकि अभी हमने जितने आईपीओज की बात की ये सारे मेन बोर्ड है। हाँ, पूंजी भी जुटा सकता है मेन बोर्ड से ज़्यादा। जी जी जी। तो ये एक तरीके से हम ये मान रहे हैं कि जब कंपनियां आईपीओ लाती हैं तो हमने चर्चा की कि वो अपने व्यापार को, अपने कारोबार को और बढ़ाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो कारोबार को बढ़ाती हैं तो रोजगार के भी नए अवसर पैदा करेंगी। जीडीपी को इससे कितना सहयोग मिल पाता है देश में? देखिए, बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, और उसका मैं आपको उदाहरण इस प्रकार से दूंगा कि जितनी भी विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर अमेरिका की है तो वहाँ की स्टॉक मार्केट भी दुनिया में सबसे बड़ी है। तो मुझे लगता है कि वो जो स्टॉक मार्केट से जो उनको गति मिली, जो उनको स्ट्रेंथ मिली, उसी ने काफ़ी बड़े पैमाने पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की है, और चाइना में सच बात यह है कि पिछले 30 वर्षों में जहाँ पर हम कम्युनिज्म की बात करते थे, उन्होंने अपनी कैपिटल मार्केट को काफ़ी बढ़ाया, और वहाँ पर जो कैपिटलिज्म था जिसे आप कह सकते हैं, उसको साथ साथ सपोर्ट किया। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की है, हम जानते हैं जापान की स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी है। इसी तरह से आप अगर जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो ये देखा गया कि जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पर स्टॉक मार्केट्स काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी बड़ी हैं। भारत में यदि हम देखें, जो भारत की जर्नी रही है पिछले 20 साल की, और पर्टिकुलरली पिछले 10 साल की, तो भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ छठे पायदान पर आ गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में, तो हमारी स्टॉक मार्केट भी दुनिया के, अगर आप सभी बड़ी मार्केट से कंपेयर करें, तो हमारी टॉप 5 में अब स्टॉक मार्केट आ गई है। तो ये बात साफ है कि जितना भी स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होती है उसका सीधा सीधा जो जुड़ी हुई है वो जीडीपी ग्रोथ से जुड़ी हुई है। और आपने बहुत सही बताया पुनीत, क्योंकि हम आज ही पढ़ रहे थे कि लगातार यूएस फेड के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाने के बावजूद इस महीने अक्टूबर का जो महीना रहा है, पिछले महीना अक्टूबर के महीने में काफ़ी एफआईआईज आए हैं इंडिया में। हाँ, देखिए, एफआईआईज का तो बाइंग, आप जानते हैं कि बाइंग सेलिंग जो है वो काफ़ी ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हालांकि उन्होंने भारत में बहुत बड़ा निवेश किया है। अभी अगर आप आंकड़े देखें तो अभी भी करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट भारत की अर्थव्यवस्था में है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना, हालांकि उन्होंने पिछले 1 साल में करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ किया है। और लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 20 वर्षों में जो भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आई है उसमें एफआईआईज के जो कैपिटल है उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है।
तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए हर इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उसका एक बहुत कारगर जो तरीका है वो स्टॉक मार्केट है। बिल्कुल विजय जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि जब हम आईपीओ की बात कर रहे हैं, कंपनियां अपना वैल्यूएशन करती हैं। कई बार उनका जो प्राइस बैंड होता है, हम ये भी चर्चा करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस बैंड है, उस पे सेबी की नज़र रहती है, सेबी लगाम भी लगाती है। वैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस क्या है, ये समझाएं, और उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की भूमिका क्या है? ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनकी आप समझिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वही कंपनी को देख के और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। जी जी। उसके लिए कई बारी वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको मिलते भी हैं और उनकी राय भी लेते हैं। तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और बाकी जो ज़्यादातर जो रिटेल के हमारे जो आम निवेशक हैं वो तो ये चाहते हैं कि जब उन्होंने उसको उस शेयर में पैसा लगाया और उनको अलॉटमेंट मिली तो उस शेयर की कीमत वो जो इशू प्राइस से ज़्यादा हो। तो ये एक चाव होता है रिटेल इन्वेस्टर का। तो कई कंपनीज़ में ये नहीं हो पाता। लेकिन जैसे आपको मैं बताऊं, अभी जो जैसे आपने कहा था पिछले 6 महीने में जो 14 कंपनीज़ आई हैं उसमें से 11 कंपनीज़ के रेट जो हैं इशू प्राइस से ऊपर है और 6 कंपनीज़ के तो 10% से ज़्यादा ऊपर है। तो ये चीज़ काफ़ी कुछ हो रही है। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपनियों के रेट किसी कारणवश अच्छे ना हो, या फिर उसको जिसको हम कहते हैं कि प्राइस थोड़ी ज़्यादा रखी गई हो। थोड़ा ज़्यादा पुनीत, ये ग्रीडी, देखिए हर आदमी अपना व्यापार बढ़ाना, बिजनेस बढ़ाना चाहता है, प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, तो कभी कभी प्रोमोटर ग्रीडी हो जाते हैं और निवेशकों को उसके लिए कॉशियस होना पड़ेगा। हाँ, मैं यही सवाल था मेरा कि अगर आईपीओ में लगाने के बाद बढ़ जाए तो एक घरेलू निवेशक को, आम निवेशक को खुश होकर तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, वेट करना चाहिए? सवाल एक। और सवाल दूसरा कि अगर वो गिर जाए तो क्या करे वो? देखिए हर्ष, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी निवेशक जो सीरियस निवेशक है उसको एक लंबे अरसे की सोच करके इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सोच कर कि वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और उसके साथ वो कई अरसे तक रह सकता है। और मुझे लगता है कि जो एक स्पेकुलेशन, विजय जी जब इस बात को जानते हैं कि लोग सिर्फ एक वो पॉप जिसे कहते हैं कि हमने लिस्ट किया और 10% हमें मिला प्रॉफिट और लेके हम भागेंगे, वो अगर नज़रिया ना हो तो मुझे लगता है कंपनी को देख करके कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है उसको देख करके यदि निवेश करें तो बहुत जल्दी भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट आ सकता है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो क्योंकि बहुत जानी मानी फेमस कंपनी है। इन्फोसिस की यदि बात करें तो 94 में जब इशू आया इन्फोसिस का, तो वो इशू सब्सक्राइब नहीं हुआ था, डिवॉल्व हुआ था अंडरराइटर्स के ऊपर करीब। जी, और उसके बाद आप देखिए कि उस पर जो निवेशक थे जिन्होंने उस पर लंबे अरसे तक निवेश करके रखा, एक विश्वास की ये कंपनी और ये सेक्टर ग्रो करेगा, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया। तो मुझे लगता है कि रियली में अगर कोई सीरियस इन्वेस्टर है जो मार्केट को समझता है, उसमें अपना लॉन्ग टर्म गेन चाहता है, तो उसको लंबे अरसे तक। और मैं एग्जाम्पल एक और देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी भारत की जिसका इशू आया और उसका प्राइस काफ़ी गिर गया अभी, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत वेल नोन कंपनी है, बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, तो शेयर मार्केट में ऐसा होता है, प्राइस गिर जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, तो आप नीचे में एवरेज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है और लॉन्ग टर्म में सेफ है, तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि आप नीचे में निवेश कर सकते हैं। आपको ज़रूर लंबे अरसे में फ़ायदा होगा। आपको निर्णय ये करना है कि वो कंपनी कैसी है। अच्छी कंपनी है, लंबे अरसे तक वो कंपनी प्रॉफिट देगी, तो मुझे लगता है कि घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, यू शुड बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बिल्कुल। विजय जी इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, जानते हैं इससे बेहतर। कुल मिलाकर हमने अपने इस प्रोग्राम में देखा कि अगर आईपीओ में या शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं तो धीरज, पेशेंस आपको रखना होगा। किसी कंपनी के साथ आप घुस रहे हैं, उसमें अपनी भागीदारी खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने उस कंपनी के बारे में अच्छी पढ़ाई की है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है और उसके बाद ही आप उसमें घुसें। क्योंकि आप दोनों मेहमान जो हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि शेयर मार्केट, जिसको अब तक हम कई बार कह देते हैं कि ये जुआ है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही इन्फॉर्म्ड बिजनेस है। किसी भी और प्रोफेशन से ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत होती है और तब आप घुसे तो आपका फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे निवेशक चाहेंगे कि हम कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि आईपीओ में निवेश करने के लिए दरअसल आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए।
सबसे पहले तो एक बचत खाता होना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट होनी चाहिए आपके पास, एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें आप जब शेयर खरीदते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, तो वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में कहाँ रखा जाएगा। और तीसरी चीज़, एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जिससे आप खरीद बिक्री कर सकें। और आजकल ज़्यादातर बैंक्स या जो शेयर ट्रेडिंग के काम करती हैं, जो कंपनियां, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो 1 into 3 मतलब 3 in 1 अकाउंट आपको दे देती हैं। ये 3 चीज़ आप रखें तो आप आराम से शेयर मार्केट में ख़रीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये सुझाव ज़रूर देना चाहेंगे कि बिना जानकारी के ये काम आप बिल्कुल ना करें। आज की अर्थनीति में इतना ही। अगले सप्ताह हम किसी और समसामयिक विषय पर चर्चा में हाजिर होंगे। हमारा टॉपिक क्या हो, इसमें आप भी हमें सहयोग कर सकते हैं। आप अर्थनीति को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर देखें, अपनी प्रतिक्रिया दें, और साथ ही आप इकोनॉमी बिजनेस से जुड़े किसी समसामयिक विषय के लिए हमें सुझाव भी दे सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा। आप दोनों मेहमान पुनीत और विजय जी, आपका शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम सभी को इजाज़त दें। नमस्कार।